हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मशीन का लेक्चर नंबर 3, जो कि आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का जो टर्न लिया है हमने, क्या लिया है, N1 लिया है। देखिए यहाँ पे N1 है। और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो हमने टर्न लिया है वो क्या है, N2 है। दोस्तों टर्न मतलब कितने बार कॉपर लपेटी गई है वो आपको बताता है N1 N2, ठीक है। उसको जिसको टर्न कहते हैं, नंबर्स ऑफ टर्न, ठीक है। दोस्तों चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पर इनपुट सप्लाई देते हैं। मान लीजिए कोई एसी सप्लाई देते हैं जिसका एसी का साइनोसाइडल वेव यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए देखिए दिखाया क्या है, ये 0 टू पाई टू 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना है, ओमेगा टी है। देखिए दोस्तों ये जो ओमेगा टी उसका क्या है, साइनोसाइडल वेव का टाइम पीरियड है। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर मेरा नो लोड पे है। जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो एक सिर्फ आई नॉट करंट जो है कि फ्लो होती है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, जिसका बस इतना काम रहता है आई नॉट करंट का कि वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में बस क्या करे, वो कोर लॉस कराए, ठीक है। क्या कराए, कोर लॉस, जिसको हम आयरन लॉस भी कहते हैं या कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलिए दोस्तों, तो मैं अब चलता हूँ नीचे। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई हमने दिया है वोल्टेज, उसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, Vm है, जो कि मान लेते हैं V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो क्या फ्लक्स मैक्सिमम पे नहीं होगा, तो जवाब होगा कि बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, 5m साइन ओमेगा टी। फाई क्या हो जाएगा, 5m साइन ओमेगा टी। दोस्तों 5m का मतलब बस इतना है कि ये मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। चलिए ये मैक्सिमम फ्लक्स है। दोस्तों देखिए एसी वेव का साइनोसाइडल हमने ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया है, ये है आपका सप्लाई का साइनोसाइडल वेव, ठीक है। ये रहा आपका सप्लाई का साइनोसाइडल वेव, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यदि यही बात मैं नीचे आके करूं कि फ्लक्स का साइनोसाइडल वेव क्या है, तो देखिए दोस्तों फ्लक्स का साइनोसाइडल वेव ये है, ठीक है। ये फ्लक्स आपका वोल्टेज के साथ साथ 0 टू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, और इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा टी ही होगा। चलिए देखो ये दोस्तों पढ़िए, इस पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का जो नियम कहता है वो कहता है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है दोस्तों। फैराडे ने माइनस नहीं लगाया था, जो हम माइनस लगाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो माइनस लगा है वो लेंज लॉ के नियम के अनुसार लगा है। लेंज जी कहते हैं कि यदि कोई भी अगर चीज है वो जिसके द्वारा उत्पन्न हुई है तो वो उसका क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। चलिए जैसे देखिए, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा तो वो फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न होगा, तो ये क्या करेगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में वो इस फ्लक्स का क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। तो माइनस का मतलब होता है, लेंज लॉ का मतलब ये होता है कि जो भी चीज जिसके द्वारा उत्पन्न हुई होगी, पैदा हुई होगी, वो उसी का विरोध करेगा। तो इसीलिए हम माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए E इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। देखिए दोस्तों डी फाई का मतलब क्या है, इंस्टैंटेनियस फ्लक्स, मतलब तात्क्षणिक फ्लक्स, इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक फ्लक्स। मतलब किसी एक स्टैंड पे मान लीजिए आपका साइनोसाइडल वेव अगर ऐसे गतिमान है, ठीक है, ऐसे आपका मूव हो रहा है, तो किसी एक स्टैंड का मतलब होता है, मान लीजिए इस मैक्सिमम, मान लीजिए मैक्सिमम पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे, मैक्सिमम पोजीशन, जहाँ पे ये एंगल होगा पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, क्योंकि और ये इसका हाफ साइकिल है, मान लीजिए हाफ का हाफ साइकिल है, ठीक है। ये अब ये पूरा हाफ साइकिल कहलाएगा ये, और यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है, फिर ऐसे जाएगा तो ये 2 पाई पे जाएगा और इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा क्या हो, मान मैक्सिमम हो, यहाँ पे करंट वोल्टेज सब क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो मान लेते हैं कि हम एक इंस्टेंटेनियस जगह की बात कर रहे हैं, एक तात्क्षणिक हम जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका है क्या है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों होता है आप समझ गए, क्योंकि ये जिसके द्वारा पैदा हो रहा है ये उसी का विरोध कर रहा है, तो इसलिए माइनस लगा दिए लेंज लॉ के नियम के अनुसार। और ये पूरा नियम कहलाता है फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे का मैग्नेटिक या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे जो n लिखा है वो क्या लिखा है दोस्तों, बाइंडिंग का नंबर्स ऑफ टर्न्स लिखा है, ठीक है। यानी प्राइमरी बाइंडिंग में हम निकालेंगे तो प्राइमरी बाइंडिंग का क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है E इक्वल टू क्या है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस EMF निगेटिव साइन कम्स फ्रॉम द लेंज लॉ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू E है, बस निगेटिव ये बता रहा है कि ये लेंज लॉ से आता है, ठीक है। माइनस कहाँ से आता है, लेंज लॉ से आता है। लेंज लॉ रिप्रेजेंटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं इन जनरल हमारा क्या हो जाएगा। दोस्तों जब ध्यान से समझिएगा EMF इक्वेशन आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इन जनरल हमारा क्या था, E इक्वल टू था, देखिए E इक्वल टू क्या था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डी फाई बाई डी टी है तो क्या मैं यहाँ पे माइनस एन तो छोड़ दिया, लेकिन जो डी फाई ऊपर था फार्मूले में, तो फाई की जगह हमारा मैग्नीट्यूड क्या था, हमारा क्या था भैया, फाई इक्वल टू था फाई एम साइन ओमेगा टी, यही ना था। ऊपर हमने फाई का मान लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, फाई का मान यहाँ पे है फाई एम साइन ओमेगा टी, तो हमने फाई का मान रख दिया, ठीक है। और अपान में डी टी है तो डी टी कर दिया, चलिए ठीक है। देखिए नीचे वाली लाइन, इस लाइन में देखिए, इस लाइन में देखिए तो यहाँ पे E है, यहाँ माइनस एन देखिए बाहर तो है, क्योंकि भाई बाइंडिंग का नंबर सब टर्न क्या है, कांस्टेंट चीज़ है, वो एक बार बाइंडिंग हो गया तो उसका टर्न हम बदल थोड़ी सकते हैं, तो माइनस एन कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए ये आपका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, एक आंकिक मान होगा, एक अंक में मान होगा, यानी इसको हम अचर राशि कह सकते हैं। तो जानते हैं जब हम अवकलन करते हैं तो अचर राशि को बाहर कर देते हैं, तो चलिए हमने फाई एम को अचर राशि को बाहर कर दिया, और डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, मतलब कि टी अपॉन डी साइन ओमेगा टी मतलब क्या होगा कि साइन ओमेगा टी का हमें टी के साथ क्या करना है, अवकलन करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने अवकलन किया हुआ है, E इक्वल टू माइनस एन पहले से ही था, फाई एम को हमने बाहर निकाल दिया था। देखिए ओमेगा टी को यदि हम कुछ मान लें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा को भी हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, और उसके बाद साइन ओमेगा टी के यदि कुछ मान रखे हैं तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन का किस में अवकलन क्या होता है, कॉस में होता है, साइन का अवकलन कॉस में होता है, तो ओमेगा को हमने बाहर कर लिया तो बच जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि डी अपॉन डी साइन यदि वाई या कुछ भी मान लेंगे तो वो हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का मान रख देंगे ओमेगा टी, तो आपको हो जाएगा माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, किसके बराबर, ई के बराबर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे आने पर, ये देखिए यहाँ पे E इक्वल टू माइनस एम फाई एम ओमेगा, देखिए कास ओमेगा 2 को मैं क्या नहीं लिख सकता, साइन 90, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर ही मैं साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता क्या, तो जवाब होगा कि बिल्कुल लिख सकता हूं। तो चलिए यहाँ पे हमने कास ओमेगा टी को लिख दिया साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और यही किसके बराबर हो जाता है, कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस ओमेगा टी के रूप में। चलिए यहाँ पे देखिए बगल में हमने मेंशन किया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो चलिए यहाँ पे अब ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ई इक्वल टू माइनस एन फाई एम तो पहले से ही मौजूद है, और ओमेगा भी है और साइन भी है, ठीक है। हमने 90 माइनस ओमेगा टी में से, यहाँ देखिए 90 माइनस ओमेगा टी में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ओमेगा टी का मान हो जाएगा पॉजिटिव में और 90 का मान हो जाएगा निगेटिव में, तो इसको हमने लिख लिया ओमेगा टी माइनस 90। समझते रहिएगा दोस्तों बस माइनस कॉमन करने पे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये देखिए अब हमने E इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन लिखा। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ये साइन माइनस थीटा, देखिए साइन माइनस फाई का मान होता है माइनस साइन फाई, ठीक है। साइन माइनस फाई का मान होता है माइनस साइन फाई, तो दोस्तों एक माइनस यहाँ पे पहले से ही था और एक माइनस फार्मूले के थ्रू आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ से हट गया, क्योंकि टोटल मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ई इक्वल टू हमारा आ गया एन फाई एम ओमेगा साइन और ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है।
चलिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था। इक्वेशन नंबर 1 क्या था ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। इसी समीकरण, इसी इक्वेशन की सहायता से हमने क्या किया है, यहाँ तक मान निकाला है, समीकरण नंबर 2 मान निकाला है। किससे, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी में हमने जो फाई का मान रखा था, वो फाई का मान हमने क्या रखा था, यही रखा था, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, यदि मेरा जो ई का मान ये है, ठीक है, यदि मेरा ई का मान ये आया है और मैं कहूँ मैक्सिमम मान, मेरा जो ई का जो मान हो यदि वो मैक्सिमम हो, तो कैसे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तभी होगा जब ओमेगा टी माइनस 90 बराबर हमारा 90 अंश हो, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है जब ओमेगा टी माइनस 90 बराबर, जब ओमेगा टी माइनस 90 बराबर हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 90 बराबर हमारा 90 हो जाएगा, तब ये हमारा मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ओमेगा टी बराबर क्या मिलेगा, ओमेगा टी बराबर 90 इधर है और ये माइनस 90 इस पक्ष में चला जाएगा, तो प्लस 90 हो जाएगा और 90 90 180, ठीक है। तो ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए ओमेगा टी बराबर 180, ठीक है। चलिए इस बात को आप ध्यान दिए रहिएगा कि ओमेगा टी बराबर 180 आया है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने ओमेगा टी माइनस 90 का मान 90 रखा, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1, यानी ओमेगा 1, और इन राशि में यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इक्वल टू आ जाएगा एन फाई एम ओमेगा, क्या आ जाएगा, एन फाई एम ओमेगा। और दोस्तों एन फाई एम ओमेगा ही क्या कहलाने लगेगा, ई मैक्सिमम कहलाने लगेगा, क्योंकि जब आपने साइन का मान मैक्सिमम रखा है तो आपकी टोटल वैल्यू मैक्सिमम में आएगी, और मैक्सिमम में आएगी तो इसी को हम ई एम कह सकते हैं। ई एम का मतलब ई एम जो जनरेट हुआ है वो मैक्सिमम मान में जनरेट हुआ है, ठीक है। और देखिए दोस्तों बगल में हमने आपको मेंशन करा दिया है कि यहाँ पे कि मैक्सिमम मान कब होगा, जब साइन ओमेगा टी माइनस 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक। देखिए दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पे दिया है साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन नंबर 2 में दिया है साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री आगे है और जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। देखिए दोस्तों ओमेगा टी में से यहाँ पे 90 घट गया ना, समीकरण नंबर 2 में आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में ओमेगा टी में से 90 घट गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री आगे है और जो ईएमएफ हमारा जो उत्पन्न हो रहा है वो 90 डिग्री पीछे उत्पन्न हो रहा है, यानी कि फ्लक्स से जो हमारा ईएमएफ होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग होगा। क्या होगा, लैग होगा, यानी पश्चगामी, जो पीछे होता है उसको लैग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे, इसका थोड़ा सा फेजर डायग्राम हम देख लेते हैं। चलिए देखिए फेजर डायग्राम कैसे होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम इसकी मैग्नीट्यूड को यदि हम मान ले फाई एम है, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, फाई एम है, और यहाँ पे देखिए ई एम की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 90 डिग्री लैग हमने कर दिया, यानी पीछे, ठीक है, नीचे हो जाएगा पीछे 90 डिग्री लैग पे। अब देखिए इसको हम कहते हैं सर्कल डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कल डायग्राम, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस फेजर को गोला में दिखाया हुआ है, गोलाई में। तो आई होप कि आप लोग को ये सर्कल डायग्राम समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग के मन में एक विचार होगा कि फाइम जो है उसका इसका ये फाइम का मैग्नीट्यूड तो हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन ईएम का मैग्नीट्यूड हमें क्यों छोटा दिख रहा है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब ये है कि फाइम का मान तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी तुलना में ईएम का मान फाइम की मान से थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा दोस्तों, क्योंकि फाइम जो फ्लक्स है वो पूरा पूरा कोर से होकर ही पास नहीं होगा, कोर से पूरा पास फाइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोर की परमिबिलिटी कभी अनंत नहीं हो सकती, ठीक है। जो कोर की जो हमने जो चुंबकशीलता है, परमिबिलिटी है, वो हाई जरूर होती है दोस्तों, बहुत हाई होती है, लेकिन बहुत हाई का मतलब हम कोर की परमिबिलिटी को अनंत नहीं कह सकते। अगर अनंत होता तो पूरी की पूरी फ्लक्स कोर से पास होती, ठीक है, कोर से पास होती तो ईएमएफ का मान भी फ्लक्स के बराबर हम कह सकते थे, लेकिन कुछ फ्लक्स दोस्तों लीक करेगा, ठीक है, क्योंकि कोर की परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा तो है परंतु इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से
कुछ कुछ मतलब पॉइंट में कुछ फ्लक्स जो है वो क्या होगा, लीक करेगा, यानी आजू बाजू में घूमेगा, ठीक है, जिससे वजह से ईएमएफ का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमने जो है कि फाइयम की तुलना में ईएमएफ का मान हल्का से मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिया है, छोटा लिया है, ठीक है। और 90 डिग्री ईएमएफ जो लैग है फाइयम से, तो आपको मैं बता दिया कि देखिए आपका इक्वेशन में आपने खुद प्राप्त किया है कि फाइयम जो है, फाइयम से ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा जो हमने मैक्सिमम जो वैल्यू प्राप्त किया है ईएमएफ का, तो वो हमने क्या प्राप्त किया है दोस्तों, यही तो प्राप्त किया है ना, मैक्सिमम ईएमएफ इक्वल टू एन फाइम ओमेगा। यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 90 था, लेकिन हमने इसका मान क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। तो जो हमें पद मिलेगा, जो हमें इक्वेशन मिलेगी, बस यही मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम मान है। दोस्तों आप जानते हैं कि यदि मैक्सिमम मान में √2 से हम भाग दे दें तो वह आरएमएस मान कहलाता है, ठीक है। जब किसी भी वोल्टेज का हम आरएमएस मान निकालते हैं तो मैक्सिमम मान में √2 से डिवाइड ही तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा हुआ है कि E इक्वल टू यदि मैक्सिमम वैल्यू है और उसमें √2 से भाग दे दो तो ये क्या करने लगता है, जो हमारा ये E आएगा वो आएगा आरएमएस मान, ठीक है। तो चलिए नीचे हम करते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए E इक्वल टू हमने ले लिया EM अपान √2। अब जो हमारा ये E हो गया, पहले स्मॉल e लिखते थे लेकिन अब कैपिटल E लिख रहे हैं। कैपिटल E का मतलब दोस्तों ये हमारा जो वोल्टेज है, जो EMF है, वो IMS में आएगा। अच्छा दोस्तों, ये हम E निकाल किस लिए रहे हैं, E इसलिए निकाल रहे हैं कि जो हमने प्राइमरी बाइंडिंग पर जो हमने सप्लाई दी थी, तो उस सप्लाई के द्वारा हमारे प्राइमरी बाइंडिंग में EMF कितना उत्पन्न हो रहा है, ये उसी के सूत्र का हम निगमन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चलिए E इक्वल टू है EM अपान √2। E इक्वल टू क्या है, EM अपान √2। तो यहाँ पे EM का मान रखिए, यानी मैक्सिमम EMF का मान रखिए। तो आपका मैक्सिमम EMF यही ना आया था, n फाइम ओमेगा। तो हमने यहाँ मान रख दिया n फाइम ओमेगा डिवाइडेड बाई √2। तो डिवाइड बाई √2 होने के बाद देखिए E इक्वल टू, अगला स्टेप देखते हैं, E इक्वल टू n को n रहने दिया, फाइम को फाइम रहने दिया, ओमेगा के बराबर होता है 2 पाई ऑफ, ठीक है, 2 पाई f। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ये आप जानते होंगे, इक्वल टू ओमेगा बराबर, ठीक है। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा को क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है जो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनपुट करते हैं, यानी सप्लाई वोल्टेज यदि हमने दिया हुआ है 50 हर्ट्ज का, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए E इक्वल टू हमने तो प्राप्त कर लिया n फाइम ओमेगा की जगह पर रख दिया 2 पाई एफ और डिवाइड बाई √2 तो है ही आरएमएस मान में निकालने के लिए। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, देखिए यदि 2 पाई में हम √2 से भाग करें तो यह मान आता है 4.44 आता है। क्या आता है दोस्तों, 2 पाई में √2 से भाग करने पर आता है 4.44। तो देखिए यहीं पे अगर मेरा ये अगर 2 पाई √2 है तो क्या इसको मैं 4.44 नहीं लिखता, जवाब है बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। नहीं लिख सकता तो जवाब है बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 2 पाई अपान √2 का मान होता है 4.44। चलिए तो अब हमने यहाँ पे EMF इक्वेशन प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया दोस्तों, E इक्वल टू हमने प्राप्त कर लिया 2 पाई अपान √2 की जगह रख दिया 4.44 और यह पहले से ही है और फाइम पहले से ही है, ठीक है। n पहले से ही है, फाइम पहले से ही है, तो हमारा EMF इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, चलिए दोस्तों, तो ये हमारा EMF इक्वेशन आ गया, E इक्वल टू 4.44 एफ फाइम n, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। देखिए दोस्तों यही हमारा होता है ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन, यही होता है, मेन हमारा यही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, देखिए इट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF। क्योंकि हमने देखिए दोस्तों मैक्सिमम EMF में जो √2 से भाग कर दिया था तो वहीं पे वो मान क्या हो गया था, आरएमएस हो गया था। इसलिए हम इस EMF इक्वेशन के मान को क्या कहेंगे, यह आरएमएस मान है, ठीक है। क्या मान है, आरएमएस। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक तो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है,
इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आरएमएस वैल्यू विच फ्लक्स इज इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब कि आरएमएस वैल्यू जो इंड्यूस ईएमएफ हमारा आरएमएस में हुआ है तो उसके लिए जो फ्लक्स इन्वॉल्व है वो किस में है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाइम इज इन्वॉल्व। मतलब हमने जो भी गणना की है वो मैक्सिमम फ्लक्स पे गणना की है। देखिए आपने हर जगह हमने क्या लिया था, फाइम लिया था। ठीक है, हमने हर जगह फाइम लिया था यानी मैक्सिमम फ्लक्स लिया था। तो इस सूत्र को लाने के लिए इन्वॉल्व जो फ्लक्स है यानी जो शामिल है वो कौन शामिल है, फाइम, मैक्सिमम फ्लक्स शामिल है। तो जवाब होगा फाइम यानी मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, चलिए हम नीचे देखते हैं थोड़ा सा। यदि मैं कहूं E इक्वल टू 4.44 एफ फाइम एन, जो हमने ट्रांसफार्मर का इक्वेशन प्राप्त किया हुआ है, इसको यदि मैं कोई समीकरण नंबर 4 मान लूं तो देखिए आगे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर पे जो हमने सप्लाई दी हुई है वो है Vm साइन ओमेगा टी, और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है वो हुआ है E1, और प्राइमरी बाइंडिंग में जो नंबर्स ऑफ टर्न है वो है N1। और जो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग की, तो सेकेंडरी बाइंडिंग में मान लेते हैं कि ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है E2, और जो सेकेंडरी बाइंडिंग की जो नंबर्स ऑफ टर्न है वो क्या है, N2 है। ठीक है, वो N2 है। और देखिए दोस्तों, और फ्लक्स कौन सा पास कर रहा है, मान लेते हैं फाई, फ्लक्स कौन सा पास कर रहा है, फाई। चलिए मान लीजिए सपोज, दिखाया हम यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखे हैं, सपोज E1 इक्वल टू प्राइमरी साइड इंड्यूस ईएमएफ आरएमएस वैल्यू। मतलब जो E1 है वो प्राइमरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ है जिसका मान किस में है, आरएमएस में है। और पुट N1 इन द इक्वेशन ऑफ 4, जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर ये 4 लिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें यदि मैं प्राइमरी साइड का वोल्टेज यदि मैं E1 ले लूँ और प्राइमरी में जो नंबर्स ऑफ टर्न है वो मैं N1 ले लूँ तो हमारा एक समीकरण मिल जाएगा E1 इक्वल टू 4.445 M इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, तो दोस्तों हम F को कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज है तो वो प्राइमरी बाइंडिंग तथा सेकेंडरी बाइंडिंग में 50 हर्ट्ज ही रहेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि दोनों बाइंडिंग में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था। और फाइम क्या है, क्यों हमने दोस्तों फाइम ले रखा है, क्योंकि जो फ्लक्स प्राइमरी बाइंडिंग में उत्पन्न होता है वही फ्लक्स जा करके सेकेंडरी बाइंडिंग को लिंक करता है। इसलिए यदि प्राइमरी बाइंडिंग में फ्लक्स का मान फाइम है तो सेकेंडरी बाइंडिंग में भी फ्लक्स का मान फाइम ही होगा, इसलिए फाइम भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये नीचे। तो देखिए हमने प्राइमरी बाइंडिंग में जो है कि इंड्यूस ईएमएफ का मान हमने क्या रखा, E1 रखा, और नंबर ऑफ टर्न का मान N1 रखा, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब देखिए दोस्तों हम सेकेंडरी बाइंडिंग की बात करें, सेकेंडरी बाइंडिंग में यदि इंड्यूस ईएमएफ E2 है और सेकेंडरी बाइंडिंग का जो नंबर्स ऑफ टर्न है यानी कितने कॉइल लपेटे गए हैं तो N2 यदि उसका मान को हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन नंबर 6 मान लिए, इसको 5 और इसको 6। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे कुछ थ्योरी भी लिखा गया है, वेयर क्या है, E2 इक्वल टू सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएस वैल्यू में। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएस वैल्यू में है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइडिंग एक्सप्रेशन नंबर 6 विथ एक्सप्रेशन नंबर 5 हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 6 है, सॉरी जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है उसमें हम इक्वेशन नंबर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आता है। चलिए दोस्तों, तो हमारा देखिए समीकरण यही था ना, E2 इक्वल टू 4.44 एफ फाइम N2 और E1 इक्वल टू 4.44 एफ फाइम N1, दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E2 अपान E1, यहाँ पे 4.44 से 4.44 कट जाएगा, F से F कट जाएगा, फाइम से फाइम कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, N2 अपान N1। क्या बचेगा, N2 अपान N1। तो देखिए दोस्तों आपका नीचे क्या बचा है, हमारा बच गया, देखिए E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 बच गया। ठीक है, तो दोस्तों यदि E2 में E1 का अनुपात तथा N2 में N1 का अनुपात यदि दोनों आपस में बराबर है तो मैं मान लेता हूं कि इनका मान 1K आएगा। ठीक है, 1K आएगा, मान लीजिए इनका मान भाई तो जब दोनों बराबर हैं तो उनका मान कांस्टेंट होगा, तो उसी कांस्टेंट को मान लीजिए हमने K कह दिया। K क्या है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है,
के को क्या, के को देखिए यहीं पे क्या कह देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यदि दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में E2 का मान दिया हो, यानी कि सेकेंडरी साइड में जो EMF वोल्टेज दिया हो और प्राइमरी साइड में EMF दिया हो, तो इन दोनों को यदि आप डिवाइड कर देंगे तो वही उसी के द्वारा क्या मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिल जाएगा। दोस्तों यदि EMF न दे करके अब आपको दिया हो सेकेंडरी साइड का नंबर आप टर्न दिया हो और प्राइमरी साइड का नंबर आप टर्न दिया हो, यदि आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टर्न रेशियो, इसी को हम टर्न रेशियो भी कहते हैं, यानी इसी को के को हम टर्न रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए N2 अपान N1 बराबर क्या ले लिया, के ले लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से N2 अपान N1 बराबर के ले लिया, और N2 अपान N1 को क्या कहते हैं, टर्न रेशियो। यहाँ मैं दिखा चुका हूँ कि क्यों टर्न रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, उनके टर्नों का, उनके नंबर साफ टर्नों का अनुपात है, इसलिए इसको कह सकते हैं टर्न रेशियो भी। चलिए अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए N2 अपान N1 बराबर जो हमने के लिया हुआ है, इसको हमने टर्न रेशियो कह दिया। तो दोस्तों एक बार बताइए, E2 अपान E1 इक्वल टू N2 अपान N1 इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये कैसे आया। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने इस लेक्चर में देखा कि EMF इक्वेशन कैसे हम ड्राइव करते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो उसके लिए कौन इन्वॉल्व था, मैक्सिमम फ्लक्स इन्वॉल्व था। ठीक है, और हमने इस मान को लास्ट में जो मान निकाला है वो क्या निकाला है, तो वो निकाला है हमने RMS मान। ठीक है, RMS मान निकाला है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालते हैं, और उसके छोटी छोटी चीज़ों की मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और प्रॉपर मेरे वीडियो को देखा कीजिए। मैं मशीन से संबंधित सारे फैक्ट्स आपको देने वाला हूँ इस मशीन के लेक्चर में। तो आगे दोस्तों मेरा लेक्चर 4 आएगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।